हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो बेटा कल ही से हम लोग लाइव की शुरुआत कर चुके थे। क्लासेस कल से लाइव शुरू हो गई थी। आज भी हम लाइव ही थे, लेकिन कुछ तकनीकी समस्या के कारण हम लाइव नहीं हो पाए। तो आज रिकॉर्डिंग से ही हम लोग रिकॉर्डिंग वीडियो से ही काम चलाएंगे। तो बेटा कल जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था, जिन मुद्दों पर 3 प्रश्न थे। एक, पहला कि भारत पर इतने आक्रमण क्यों। 2, हमारी बार बार पराजय के क्या कारण। और 3, इतने आक्रमण और इतनी पराजय के बावजूद हमारे देश की जो संस्कृति और सभ्यता वो कैसे अक्षुण्ण और अपरिवर्तित रही। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिस पर कल हम लोगों ने चर्चा किया। और कल ही मैं आज के मुद्दे की भी बात आपको बता दी थी कि आज का हमारा मुद्दा क्या होगा, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो बेटा आज का हम लोग का मुद्दा है, पहला मुद्दा हम लोग का होगा भारत में इतिहास लेखन का विकास। भारत में इतिहास लेखन का विकास, द डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इन इंडिया। दूसरा सवाल, दूसरा मुद्दा है बेटा, सवाल नहीं, दूसरा मुद्दा है इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन और इसी के साथ हम लोग कैलेंडर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिस्ट्री एंड कैलेंडर। तो ये आज के 2 मुद्दे, जो बेसिक हिस्ट्री का टॉपिक जो हम लोग शुरू किए थे, सीरीज शुरू किए थे, उसके ये दोनों अंतिम पॉइंट हैं। और इसी कैलेंडर से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिस्ट्री से इतिहास में एंट्री करेंगे। तो आइए हम लोग पहले मुद्दे पर बात शुरू की जाए। तो पहला मुद्दा है बेटा भारत में इतिहास लेखन। भारत में इतिहास लेखन का विकास। द डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इन इंडिया। तो बेटा अगर हम बात करें इतिहास लेखन की, तो हम कह सकते हैं कि इतिहास लेखन से तात्पर्य, इतिहास लेखन से तात्पर्य है बेटा इतिहास अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण से है। ध्यान से समझे, इतिहास अध्ययन, इतिहास लेखन से आशय है बेटा कि इतिहास अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण, जो एक विवादित मुद्दा है। आप पूरा सुन के लिखेंगे, जो बेटा क्या है, एक विवादित मुद्दा है और विद्वान समूहों द्वारा इतिहास विश्लेषण
इतिहास विश्लेषण के लिए अलग अलग मत दिए हैं। तो पहला पॉइंट है बेटा, इतिहास लेखन क्या है? तो हम कह सकते हैं इतिहास लेखन से तात्पर्य है इतिहास अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण, जो एक विवादित मुद्दा है और विद्वान समूहों द्वारा इतिहास विश्लेषण के लिए अपना अलग अलग मत व्यक्त किया गया है, अर्थात अलग अलग दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है। जैसे एक मत है औपनिवेशिक या साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, एक है औपनिवेशिक या साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, कॉलोनियल या इंपीरियलिज्म अप्रोच। इसके तहत बेटा 3 दृष्टिकोण को हम शामिल कर सकते हैं। एक है प्राच्यवादी दृष्टिकोण। एक दृष्टिकोण कौन सा है? प्राच्यवादी दृष्टिकोण, ओरिएंटलिस्ट अप्रोच। दूसरा है बेटा मिशनरीय दृष्टिकोण, मिशनरी अप्रोच। और तीसरा है उपयोगिता वादी दृष्टिकोण, उपयोगितावादी दृष्टिकोण, यूटिलिटेरियन अप्रोच। अगला है बेटा अगला है राष्ट्रवादी या उग्र हिंदूवादी दृष्टिकोण। राष्ट्रवादी या उग्र हिंदूवादी दृष्टिकोण। और तीसरा है बेटा मार्क्सवादी दृष्टिकोण। अगला है संशोधनवादी या नवीन दृष्टिकोण। इसमें और भी दृष्टिकोणों को शामिल किया जा सकता है, लेकिन हम मुख्यतः चर्चा इन्हीं पर आपसे करेंगे। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या हम अभी चर्चा करने लायक हैं? ये बहुत बड़ी बात है बेटा। तो जैसे हम ये बात करें कि जब हम ये नहीं जानते कि उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद क्या है, तो फिर इसके बारे में हम चर्चा कैसे कर पाएंगे? जब ये नहीं पता तो इसी की प्रतिक्रिया में बेटा कौन सा? इसी की प्रतिक्रिया में अगला दृष्टिकोण आया कौन सा? राष्ट्रवादी या उग्र हिंदू दृष्टिकोण। ये कैसे हम जान पाएंगे? मार्क्सवादी जब तक आधुनिक भारत के बारे में हमको नहीं पता होगा तब तक कहां हम जान पाएंगे? तो इसका मतलब है कि अभी हम लोग इस मुद्दे पर पूरी तरीके से चर्चा कर पाने की स्थिति में नहीं है। तो क्या इसे छोड़ दिया जाएगा? नहीं,
चर्चा इसकी हम करेंगे, लेकिन जो अभी हम चर्चा करने की स्थिति में होंगे उन्हीं दृष्टिकोणों पर चर्चा करेंगे। बाकी को समझ करके तब तक के लिए हम इसे वेट करेंगे, जब वो पार्ट हमारा आएगा तब वो दृष्टिकोण खुद ब खुद समझ में आ जाएगा और इस पर चर्चा भी हो जाएगी। तो बेटा जैसे थोड़ी थोड़ी बातें अगर हम कहें कि उपनिवेशवाद या साम्राज्यवादी दृष्टिकोण क्या है, तो जब तक हमें साम्राज्यवाद नहीं पता होगा, उपनिवेशवाद नहीं पता होगा, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद में अंतर नहीं पता होगा, अंग्रेजों ने जो दुनिया में अपने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सत्ता स्थापित की, वो साम्राज्यवाद था कि उपनिवेशवाद था, ये नहीं पता होगा, तब तक इसकी पूरी चर्चा हम आपसे करेंगे भी तो आपको पूरी तरीके से समझ में ना आएगा। आइए थोड़ी थोड़ी चर्चा हम आपको कर देते हैं ताकि दिमाग में एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बन जाए। तो बेटा पहला पॉइंट है कि साम्राज्यवाद किसे कहते हैं। व्यापक चर्चा इसकी जब मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होगी तो वहां से किया जाएगा। थोड़ी सी बात जाने कि साम्राज्यवाद किसे कहते हैं। जब एक शक्तिशाली राष्ट्र अपने शक्ति के बल पर अपने से कमजोर राष्ट्र का अतिक्रमण कर उसके क्षेत्र को विजित कर उसका अपने क्षेत्र में विलय करके अपने साम्राज्य की भौगोलिक सीमा का विस्तार करता है तो कहलाता है साम्राज्यवाद। इलाहाबाद के आप शासक हैं, आपने लखनऊ पर आक्रमण किया, लखनऊ को जीता और जीत करके लखनऊ को अपने इलाहाबाद में मिला लिया। अब आपकी सीमा इलाहाबाद से लेकर लखनऊ तक हो गई, यह है साम्राज्यवाद। तो उपनिवेशवाद क्या है। तो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में क्या कोई अंतर है। सामान्यतः माना जाता है कि एक ही है, लेकिन है अंतर। उपनिवेशवाद की अगर बेटा हम बात करें तो उपनिवेशवाद में इससे व्यापक चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, आप इतने से थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाने का प्रयास करें। तो उपनिवेशवाद क्या है बेटा। तो जैसा मैंने बताया कि बात वहीं से शुरू होती है जहां से साम्राज्यवाद की, इसकी भी लाइनें वही होती। ध्यान दीजिएगा कहां अंतर है। तो उपनिवेशवाद के लिए भी यही कहा जाता है, जब एक शक्तिशाली राष्ट्र अपने शक्ति के बल पर अपने से कमजोर राष्ट्र का अतिक्रमण कर उसके आर्थिक संसाधनों पर अपना अधिकार, अपना नियंत्रण स्थापित करता है और स्वहित में उसका उपयोग करता है, तो यह है साम्राज्य, यह है उपनिवेशवाद, कॉलोनिज्म। अंतर कहां रह गया। तो अंतर बेटा इसमें यह रह गया कि साम्राज्यवाद में हमने आपको बताया कि जब एक शक्तिशाली राष्ट्र अपने से कमजोर को जीता तो हरा करके उसके क्षेत्र का अपने में विलय करके अपने क्षेत्र का भौगोलिक विस्तार कर लिया, वो हो गया साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद में इसकी अनिवार्यता नहीं, विजित क्षेत्र का अपने में विलय करने की अनिवार्यता उपनिवेशवाद में नहीं। तो आप ये समझ गए होंगे कि ब्रिटिश हुकूमत द्वारा दुनिया में जो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सत्ता स्थापित की गई वो साम्राज्यवाद था कि उपनिवेशवाद। उन्होंने ढेरों देशों को जीता, उस पर अपनी सत्ता स्थापित की, लेकिन उसका अपने में विलय नहीं किया, इसीलिए कहा जाता है वो उपनिवेशवाद था। ठीक है, तो ये बेटा साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। अब यहीं से दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो जब ये दूसरे देशों में गए अंग्रेज, तो दूसरे देशों में इनको कोई अपना शासक स्वामी क्यों मानेगा। तब तक नहीं मानेगा जब ये अपनी सार्थकता या अपनी उपयोगिता सिद्ध नहीं करेंगे। इसी के तहत इन्होंने जिन जिन क्षेत्रों को जीता, जिसमें आपका देश भी शामिल है, वहां आकर के इन्होंने एक ऐसी छवि अपनी बनाई कि हम शिक्षित हैं, अशिक्षितों को शिक्षित करने आए हैं, हम विकसित हैं, अविकसितों को विकसित करने आए, हम सभ्य, सभ्यों को सभ्य बनाने आए हैं। इनके द्वारा एक ऐसी अपनी छवि प्रस्तुत की गई सुधारक के रूप में, विकासकर्ता के रूप में, कि ताकि जो क्षेत्र इनके अधिकार में आ रहे थे
उन क्षेत्रों के द्वारा इन्हें अपने शासक के रूप में स्वीकार किया जाए। इसके तहत इन्होंने हमारे इतिहास को पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ कर अपने अकॉर्डिंग बना दिया, ताकि अपनी सार्थकता सिद्ध करे। इसकी व्यापक चर्चा हम लोग, इसमें भी यही बात निकल करके आती है। जो बातें बेटा मैंने पहले ही बताया कि जो आसानी से अभी मैं समझा पाऊंगा उसी पर आपको लेके चलता हूं। तो मिशनरी तो आप समझ ही रहे होंगे कि पूरे जहां जहां ये जाते थे उस क्षेत्र का ईसाईकरण करने का प्रयास किया, तो वो तो आपको आसानी समझ में आ रहा होगा। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, अभी करेंगे तो आपको पूरी तरीके से हम समय भी जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। उपयोगितावादी में यही बात हमने आपको बताया कि ब्रिटिश सत्ता द्वारा जहां जहां गए, जिसमें आपका देश भी शामिल था, वहां अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का प्रयास किया। यही है उपयोगितावादी अप्रोच, ठीक है, यूटिलिटेरियन अप्रोच। तो यहां पर इतनी ही बातों से हम लोग अभी अपनी इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। इस अगला बेटा क्या है, तो अभी हमने बताया आपको कि इसी से जुड़ा अगला मुद्दा है बेटा राष्ट्रवादी। तो अब आप सोचिए कि जब इन अंग्रेजों द्वारा आपके पूर्वजों को, आपके अतीत को पिछड़ा हुआ, आपके अतीत के शासकों को डरपोक, निकम्मा, अयोग्य बताया गया होगा, तो जो हमारे देश के राष्ट्रवादी थे, जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, क्या उनको ये इतिहास अच्छा लगा होगा? जाहिर सी बात है नहीं, आपको भी नहीं अच्छा लगेगा। आज भी हमारे आपके इतिहास में लिखा है भारत की खोज करता वास्को डिगामा। मैं नहीं मानता, वहां होना चाहिए समुद्री मार्ग से भारत तक आने वाला पहला अंग्रेज वास्को डिगामा था, लेकिन लिखा है। और हम सवाल आता है उससे तो वही उत्तर भी लगाते हैं। तो इन सारी चीजों की धीरे धीरे एक के बाद एक हम लोग चर्चा करेंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी उस पर एकदम क्लियर होगा। वेट करें। तो अगला बेटा दृष्टिकोण जो आप देख रहे हैं वो यही है कि अंग्रेजों द्वारा जो हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया, उसी की प्रतिक्रिया में जो अप्रोच, जो दृष्टिकोण निकल करके आया, वही था राष्ट्रवादी। तो जब इसकी व्यापक चर्चा होगी तो उसी के साथ इसकी भी हम लोग व्यापक चर्चा करेंगे। मार्क्सवादी की बात करें, तभी मैंने आपको बताया कि जब तक आधुनिक भारत और कार्ल मार्क्स को नहीं पढ़ा जाएगा, तब तक इनके दृष्टिकोण को हम कितना भी प्रयास करें आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसको भी हम लोग अभी वेटिंग में डालते हैं। आगे जब पहुंचा जाएगा तो वहां और क्या हम लोग सरलता से चर्चा कर सकते हैं बेटा, संशोधनवादी। तो संशोधनवादी को हम थोड़ी बहुत चर्चा में आपको थोड़ी बहुत बातें समझा सकते हैं, तो हम उसको समझा दे रहे हैं। तो संशोधनवादी दृष्टिकोण बेटा क्या है, तो हम सबको पता है कि हम लोगों का जो इतिहास पढ़ते हैं वो इतिहास कुछ क्षेत्रों पर ही फोकस रहा है। जैसे प्राचीन काल में मगध, मध्यकाल में कुछ समय के लिए कन्नौज, फिर दिल्ली, और फिर अंग्रेज जब आए तो बंगाल और फिर दिल्ली। तो ले दे करके हम लोग देख रहे हैं कि जो भारत का इतिहास है वो 2-3 सेंटर पर ही पूरा फोकस दिखाई देता है। क्या उसके अलावा भारत नहीं था? उसके अलावा क्या ये क्षेत्र, जो पूर्वी क्षेत्र था, जो दूरस्थ दक्षिण वाला क्षेत्र था, जो पश्चिमी क्षेत्र था, जो उत्तरी क्षेत्र था, क्या यहां बड़े शासक नहीं हुए होंगे? क्यों मगध पर ही केंद्रित होकर के इतिहास, कन्नौज पर ही केंद्रित होकर इतिहास,
दिल्ली पर ही केंद्रित होकर के इतिहास, आधुनिक काल में बंगाल फिर दिल्ली पर आकर के इतिहास क्यों रुक जाता है? तो इसका मतलब है कि जो इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसका दायरा सीमित। तो ये जो हमने संशोधनवादी दृष्टिकोण या नवीन दृष्टिकोण है बेटा, ये वो दृष्टिकोण है जिसके तहत इसी कमी को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। अर्थात जो इतिहास हमारा उपेक्षित हुआ है, चाहे पूर्वी क्षेत्र का रहा हो, चाहे दूरस्थ दक्षिण क्षेत्र का रहा हो, चाहे इस क्षेत्र का, चाहे इस क्षेत्र का, अर्थात मगध, कन्नौज और दिल्ली, बंगाल को छोड़कर उस इतिहास को भी अब जानने का क्या किया जा रहा है? प्रयास किया जा रहा है। यही है संशोधनवादी या नवीन दृष्टिकोण। अर्थात उपेक्षित इतिहास को भी यहां पर जानने की या बताने की क्या हो रही है, कोशिश किया जा रहा है, उसे भी अब जो है वो प्रकाश में लाने का काम किया जा रहा है हमारे इतिहासकारों द्वारा, विद्वानों द्वारा। तो यही है संशोधनवादी या नवीन दृष्टिकोण। तो क्या बेटा यहीं पर बात रुक जाए? नहीं, हम थोड़ी और भी आगे बात बढ़ाएंगे। तो अभी हमने कहा कि इस मुद्दे पर अभी पूरी चर्चा हम लोग नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी एक बोध के हिसाब से, ताकि आपको थोड़ा और इतिहास लेखन से संबंधित टॉपिक पर थोड़ी समझ हो जाए, बोध के अकॉर्डिंग कुछ और हम चर्चा इस पर कर देते हैं। जैसे अगर हम बात करें बेटा भारत में इतिहास लेखन की, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे यहां प्राचीन काल में इतिहास लेखन की कोई परंपरा नहीं थी। प्राचीन काल में हमारे यहां इतिहास लेखन की कोई परंपरा नहीं थी। तो बेटा इस प्राचीन काल का इतिहास फिर हमको कहां से पता चलता है? इस प्राचीन काल के इतिहास को जानने के लिए हमें कहां जाना पड़ता है? तो यही है बेटा मजबूरी कि इस प्राचीन काल के इतिहास को जानने के लिए हमें वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि जैसे धार्मिक स्रोतों में जाके झांकना पड़ता है। चूंकि ये जो साहित्य हैं ये मुख्यतः धर्म पर फोकस होते थे और उस धर्म के अकॉर्डिंग ही इतिहास हमको पता चलता है। इसीलिए जो हमारा बेटा प्राचीन काल का इतिहास है वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। यहां बहुत सारी बातें अभी अस्पष्ट और विवादित हैं। बहुत सारी बातें अस्पष्ट और विवादित हैं। इसीलिए प्राचीन काल में बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं कि जिनका पूरी तरीके से साक्ष्य के आधार पर वो स्पष्ट नहीं हो पाता। एक कहानी के रूप में अगर बात करें तो आप देखें कि हमने आपको बताया कि भारत के प्राचीन इतिहास की शुरुआत पुराणों के हिसाब से बेटा कहां से होती है? बृहद्रथ वंश से। और ऐतिहासिक दृष्टि से माने तो हर्यंक वंश से। तनिक भी ना परेशान होंगे, जो नए बच्चे हैं उनको तनिक भी नहीं परेशान होना है कि ये बातें हमको नहीं समझ में आ रही। अभी हम पढ़ा ही नहीं रहे, अभी तो हम केवल ये प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता चल जाए। तो बेटा पुराण के हिसाब से भारत का पहला राजवंश बृहद्रथ वंश माना जाता है, जबकि इतिहास के दृष्टिकोण से किसे? हर्यंक वंश। तो अगर बृहद्रथ वंश की बात हम करें तो इसका संस्थापक बृहद्रथ था। इसी का एक शासक हुआ जरासंध, नाम सुना होगा। मैं केवल ये बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं
कि क्यों ये चीजें अस्पष्ट हैं या विवादित हैं। जरासंध का आप लोगों ने नाम सुना होगा, और इस जरासंध का भीम के साथ युद्ध भी सुना होगा। इस कहानी से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो अस्पष्ट है, विवादित है, उसका क्या कारण है। तो बेटा जरासंध के बारे में कहा जाता है इसका जन्म 2 मां के गर्भ से हुआ। आज इस विज्ञानवाद में क्या हम आप ये स्वीकारते हैं? क्या स्वीकार करने लायक है? हमारे शरीर के कई अंग दो दो हैं, लेकिन शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग हार्ट होता है, वो एक ही है, और उसके बगैर शरीर की कल्पना भी मुश्किल है। अब वो एक ही है, तो अगर आधी शरीर एक मां के गर्भ में रहा तो आधी शरीर दूसरे, तो जिसमें हार्ट था चलो मान लिया, और जिसमें हार्ट नहीं था वो कैसे, चलो भाई मान लिया। अब जरासंध का जब भीम से युद्ध हुआ तो भीम फाड़ फाड़ कर फेंकते थे, ये फिर जुड़ जाता था। ऐसा 6 राउंड हो गया, भीम थके जा रहे हैं, फिर जुड़ा, जरा कौन फाड़ा कौन फाड़ा। तब भगवान कृष्ण ने तीली से इशारा किया कि फाड़ो, और लेफ्ट भाग को राइट साइड में, राइट भाग को लेफ्ट साइड में फेंको तभी मरेगा। हमें एक बात नहीं समझ आती, चलो भाई ठीक है, भीम ने यही किया होगा। प्लीज कोई ये ना सोचे कि मैं धर्म की बात कर रहा हूं, बेटा मैं इतिहास को समझाने के लिए एक उदाहरण के रूप में मैं इसकी बात कर रहा हूं। कोई इसे धर्म पर नहीं लेगा, ठीक है, मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा काम है आपको समझाने के लिए तर्क देना, तो मैं उसी बात को यहां पर बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो भगवान कृष्ण ने उंगली तीली से दिखाया कि दाहिने को बाएं तरफ, बाएं को दाहिने तरफ, तभी मरेगा। मुझे एक बात नहीं समझ आती, भीम ने यही ना किया होगा कि फाड़ करके बाएं वाले भाग को दाहिनी तरफ, दाएं वाले भाग को बाईं तरफ फेंका होगा। अरे भाई जब 9 महीना दोनों हिस्सा अलग अलग रह सकते हैं, न जाने कितनी बार दाहिने बाएं हुआ होगा। बाएं वाले हिस्से जिस गर्भ में था वो पता नहीं कितनी बार दाहिने तरफ गई होगी, बायां वाला हिस्सा जिधर रहा होगा वो पता नहीं कितनी बार दाहिने तरफ। अरे भीम ने खाली फाड़ के दाहिने से बाएं न किया तो कोई सीधा कर देता यार, फिर से जरासंध खड़ा हो जाता। चलो यहां से भी मान लेते हैं। आज हम लोग कहते हैं दुनिया मुट्ठी में है। आज दुनिया में जितने बड़े सर्जन हैं बेटा, सबको बुला लो, उनके इंस्ट्रूमेंट, उनके सारे लैब के साथ बुला लो, और 2 लोग का युद्ध कराओ और एक दूसरे को फाड़े, और फाड़ने के बाद वो जो डॉक्टर की टीम है वो ऐसी सर्जरी करें कि फिर से वो खड़ा होकर के कहे कौन फाड़ा कौन फाड़ा, तो मैं जानू। हाँ, विज्ञान इतना जरूर आगे गया है कि उंगली उंगली कट जाए तो जोड़ देता है, लेकिन सर्जरी अगर करता है तो महीनों कहता है कैसे लिए रहना, इधर उधर किए तो टपक जाएगा। और यहां तो तुरंत ही ये खड़ा होकर के युद्ध करने लगता था। तो बेटा यहां से एक ही बात स्पष्ट होती है इस मुद्दे से कि या तो यह मिथ्या रहा होगा, सॉरी समझाने के लिए मैंने बोला, या ये ईश्वरी शक्ति का प्रभाव था। लेकिन यहां पर दोनों ही बातें हम लोगों पर लागू नहीं होता। हम लोग इंसान हैं, मनुष्य हैं, इसलिए हम मनुष्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। मनुष्य की अपनी क्षमता सीमित है, वो ऐसे नहीं कर सकता, तो इसलिए हमें मानव का इतिहास पढ़ना है, अपना इतिहास जानना है, जो यहां हमको दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर भी इसमें जो बातें बेटा तार्किक हमको पता चलती हैं,
और उसी को हम लोग इतिहास के हिस्से के रूप में क्या करते हैं, शामिल करते हैं। ठीक है, इनमें लिखी बातें प्रमाणित चाहे जब हों, लेकिन इनमें जो बातें हैं वो इतनी नैतिक हैं कि उसे जो भी फॉलो करे, जो समाज इन आदर्शों को फॉलो करे, वो विश्व गुरु की स्थिति में ही होगा जो आप हैं। तो इस तरीके से, तो अब बेटा अगला प्रश्न है, तो हमने बताया प्राचीन काल का इतिहास अभी हमारे पास स्पष्ट नहीं है। अब प्रश्न उठता है बेटा कि हम इतिहास लेखन से कब परिचित हुए। तो पहला मुद्दा कि प्राचीन काल में हमारी क्या स्थिति। अगला प्रश्न है बेटा कि हम इतिहास लेखन से कब परिचित हुए। तो बेटा इसका जवाब है तुर्कों के आगमन के साथ। तुर्कों के यहां एक दरबारी होता था जो राज्य की सारी घटनाओं का विवरण तैयार करता था। लेकिन जरा सोच करके देखिए कि क्या हम इसे इतिहास मान लें। हमें नहीं लगता कि ठीक होगा। क्यों? क्योंकि यह इतिहास कहीं ना कहीं दरबार तक ही सीमित, जो जिसकी खाएगा उसी की गाएगा, उसके अगेंस्ट जाने का मतलब गर्दन कटवाना। तो इसे भी हाँ, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि ये बड़ी उपयोगिता रही कि हमें ये इन बातों का पूरी तरीके से बोध हुआ। अब बेटा अगला सवाल है कि वर्तमान इतिहास लेखन कब से। तो वर्तमान इतिहास लेखन कब से, अगले पेज पर आप मैं ले लेता हूं। तो वर्तमान इतिहास लेखन कब से। तो बेटा अगर इसके जवाब की बात करें तो हम यही कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत 1784 में, जब वारेन हेस्टिंग्स और विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। बेटा यहीं से वर्तमान इतिहास लेखन की शुरुआत मानी जा सकती है। लेकिन जरा जांच करें, जरा देखें कि क्या पूरी तरीके से इसे भी माना जाए। तो बेटा 1784 हमने लिखा, 1784 में आपकी स्थिति क्या थी, गुलाम। इस समय हम क्या थे, अंग्रेजों के बेटा गुलाम थे। अर्थात इस 1784 में जो इतिहास लिखा गया होगा वह पूरी तरीके से अंग्रेजों के नियंत्रण में। यह इतिहास पूरी तरीके से बेटा अंग्रेजों के नियंत्रण में रहा होगा। जो अंग्रेजों की साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी विचारधारा से क्या रहा होगा, प्रभावित। जो अंग्रेजों के साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी विचारधारा से क्या रहा होगा, प्रभावित।
इन अंग्रेजों ने अपने को श्रेष्ठ और विशिष्ट दिखाने के लिए बेटा क्या किया, हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। इन लोगों ने अपने को श्रेष्ठ, अपने को सभ्य, अपने को विकसित दिखाने के लिए हमारे इतिहास को क्या किया, तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो आप देखें कि इतिहास में कर्नल टाट की लाइन याद होगी, कितना अच्छा होता ने लिखा, कितना अच्छा होता यदि राजपूताना के इतिहास में उदय सिंह का नाम न होता। भारत की खोज करता वास्को डिगामा, ऐसे न जाने कितने सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। हमने 1883 की बात कही, 1884 की बात कही, 1883 में जे.आर. सिले की बात बताई, 1884 में 1884 में कौन था, याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 1884 में हमने आपको बात कही कि जिन्होंने भविष्यवाणी किया कि भारत ना तो एक है, ना तो एक था, ना तो एक है, भविष्यवाणी तक कह डाला कि कभी एक भी नहीं होगा। और आपको पता है 1905 में क्या हुआ, ठीक है। 1905 में जब भारत के राष्ट्रीय बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन हुआ, उसमें जब भारत में या भारत के आंदोलन में एक राष्ट्र की छवि दिखाई दे, तो इन्हीं अंग्रेजों ने, अंग्रेजों का अधिकारी कोपलैंड ने कहा, जॉन स्ट्रेची ने 1884 में बेटा बोला था, ठीक है। इसी कोपलैंड ने कहा कि यह हमारी ही संतति, खैर उसकी व्याख्या हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो इस तरीके से बेटा अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया। अब आप बताओ कि जब इस टूटे फूटे इतिहास को हमारे क्रांतिकारियों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो कैसा लगा होगा, सोच करके देखें। आप होते तो कैसा लगता। तो आप ये भी यहां पर कह सकते हैं कि भारत का जो राष्ट्रवाद था, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई चली, उसमें इस इतिहास लेखन की अहम भूमिका रही, क्योंकि इस इतिहास लेखन में अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को पूरी तरीके से क्या किया, ऐसे प्रस्तुत किया कि भारत के जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया। इसकी और चर्चा हम लोग बेटा आगे करेंगे, पूरी व्यापक चर्चा करेंगे। तो इस मुद्दे में बस हम लोग इतने ही चर्चा करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट लेके चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का विभाजन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिस्ट्री एंड कैलेंडर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिस्ट्री और कैलेंडर, इतिहास का विभाजन। इतिहास का बेटा विभाजन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अंतिम पॉइंट है, यहीं से हम लोग इतिहास में एंट्री करेंगे। तो आइए देखें, तो बेटा अगर हम बात करें इतिहास और इतिहास के विभाजन की, तो इतिहास का विभाजन
संभव नहीं। इतिहास को बांटा जा सके ये संभव नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा इस इतिहास में हम स्पेशली किसके बारे में पढ़ते हैं? अपने समाज के बारे में। और समाज बेटा बिल्कुल एक पौधे की तरह होता है। समाज बिल्कुल एक पौधे की तरह होता है। जैसे पौधे में निरंतर वृद्धि और विकास होता रहता है, उसी तरीके से समाज में बेटा निरंतर बदलाव, आपकी संस्था बदलाव व परिवर्तन, बदलाव या परिवर्तन होता रहता है। लेकिन सोचिएगा, लेकिन ना तो यह विकास, ना तो यह वृद्धि, ना तो यह परिवर्तन, ना तो यह बदलाव बेटा क्या ये हमें खुली आंखों से दिखाई देता है? नहीं। प्रैक्टिकली करके देख लें। छोटा सा पौधा हम लाते हैं, उसे से नीचे करके जमीन में उसको लगाते हैं और वही पौधा धीरे 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 एक दिन पौधे से वृक्ष बन जाता है। जिसे सिर नीचे करके आपने लगाया था, उसको देखने के लिए सिर ऊपर करना पड़ता है। लेकिन क्या आप में से कोई हमको ये बता सकता है कि वो बताए कि पौधा उसको बड़ा होते दिखाई दे, महसूस होता है? बिल्कुल होता है। लेकिन वो हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसका जो ग्रोथ है, उसकी जो वृद्धि है, वो इतनी निरंतरता के साथ होती है कि हमको खुली आंखों से दिखाई नहीं देता। इसी तरीके से हमारा बेटा समाज है। समाज में हम बगैर वस्त्र से खाना बदोश बर्बर असभ्य पशुवत जीवन से जीवन को आगे बढ़ाया। आज हम कहां खड़े हैं? सभ्यता की बहुत विकसित दहलीज पर हम पहुंच चुके हैं। लेकिन क्या हम में से कोई है जो ये तारीख बता दे किस दिन से ऐसा होता था? हम में से कोई क्या है ऐसा जो ये बता दे कि कब से हम पत्ते पहनना शुरू किए, कब से पत्ते की जगह वस्त्र पहनना शुरू किए, और कब से धोती की जगह जींस, और कब से फटी जींस? जी हाँ, फटी जींस। ठीक है। एक समय होता था कि अगर कहीं फटा उटा है तो आदमी देखते थे कि बेचारा गरीब है, इसके पास कपड़े नहीं है। आज परिभाषा बदल गई है। आज अगर फटा ना हो तो आप गरीब कहलाते हैं। ऐसा लगता है जैसे चूहा नोच लिया हो। खैर, तो बेटा वो आपका अपना है। बॉलीवुड वाले जो कर रहे हैं करवा रहे हैं, हम लोग कर ही रहे हैं। ठीक है। तो बेटा इसी तरीके से प्राचीन काल में हमारे माता पिता जो जन्म देने वाले होते थे उनको माता श्री पिता श्री कहते थे। समय पिता बाबू माई बने, समय पिता अम्मा पापा बने। अब तो डैडी मम्मी से अब पॉप बन गए हैं। अब पॉप पॉप कहता है बच्चा। आप में से कोई हो तो हमें मैसेज करके बताइएगा वो तारीख, वो दिन, किस दिन से डैडी पॉप कहलाने लगे, किस दिन से हम फटी जींस पहनने की शुरुआत किए, आप बताइएगा हमको। तो बेटा आप जरा देखें, हम में से कोई इसका उत्तर नहीं दे सकता। और आप हमें बताओ, जिसकी तारीख हमको खुद नहीं पता, वो तारीख हम कैसे आपको बता सकते हैं? कोई नहीं बता सकता। इसीलिए इतिहास का विभाजन संभव नहीं। इतिहास को बांटा जा सके ये संभव नहीं। तो फिर कैसे बांटा गया है? तो बांटने का बेटा इसमें जान लें कि इतिहास का विभाजन संभव नहीं। इतिहास का विभाजन संभव नहीं।
केवल अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 3 भागों में बेटा बांटा गया है। एक है प्रागैतिहासिक काल, हमारे आपके जीवन का आरंभिक काल। 2 है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, इसे प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। ये आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और तीसरा है बेटा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिसे 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसकी चर्चा हम लोग व्यापक तरीके से आगे करेंगे ही। तो जरा बेटा प्रागैतिहासिक काल में 2 लाइन में जान ले। पहला पॉइंट कि इसका टाइम क्या है, कब से, तो बेटा यह अभी खोज चल रही है। प्रागैतिहासिक काल को कब से माना जाए, खोज चल रही है। समय समय के साथ नई नई खोज के साथ नई नई तारीखें आती रहती हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, बस यहां पर केवल इतना लिख ले, अज्ञात काल से। अज्ञात काल से 2500 बीसी तक का काल बेटा क्या कहलाता है, प्रागैतिहासिक काल, जो हमारे आपके जीवन का आरंभिक काल था। यहीं से हमारे आपके जीवन की बर्बर असभ्य खाना बदोश जीवन के रूप में क्या हुई, शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे हम लोग आज तक की जर्नी को तय किए हैं। अगला बेटा इसका समय क्या माना जाए, तो आपको दिख रहा है 2500 बीसी से 600 बीसी, 2500 बीसी से। तो बेटा इसमें हम किसके बारे में, अभी हमने आपको बताया कि इसमें हम लोग अपने आरंभिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं, जिस काल में हम लोग बर्बर असभ्य और खाना बदोश जीवन जीते थे। तो जाहिर सी बात है कि ये इस काल में हम लोग को लिखना पढ़ना तो आता नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि इस काल में लिखना पढ़ना नहीं आता था। तो जब लिखना पढ़ना नहीं आता होगा तो जाहिर सी बात है इस काल से कोई लिखित साक्ष्य भी नहीं मिला होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस काल से कोई लिखित साक्ष्य भी नहीं मिला। तो फिर इस काल को कैसे पढ़ा गया होगा, तो बेटा इस काल के लोगों द्वारा अपने जीवन यापन के लिए जिन पत्थरों के औजार और उपकरण प्रयोग किए गए, उन्हीं को साक्ष्य के रूप में खोजकर उन्हीं से इस काल का इतिहास जाना और पढ़ा जाता है। औजार उपकरण में बेटा क्या अंतर, तो औजार वह है जो विनाशकारी होता है, उपकरण वो है जो सृजनकारी होता है। डिटेल में आगे पढ़ा जाएगा।
तो इस तरीके से आप देखें तो अब यहां से हम लोग परिभाषा बना सकते हैं, वह आरंभिक काल जो हमारे जीवन का अर्लियर स्टेज था, जिस काल में हमें लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था, अर्थात वह काल जिस काल से कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला हो, जिस काल की जानकारी उस काल के लोगों द्वारा प्रयोग किए गए पत्थरों के औजारों उपकरणों से मिलती है, को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। एक परिभाषा आपकी निकल आई। बेटा ये औजार उपकरण किसके हैं? पत्थरों के, इसीलिए इसे पत्थरों का काल अर्थात पाषाण काल या स्टोन एज भी कहा जाता है। तो एक परिभाषा हो गई कि वह काल जिस काल से कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, जिस काल की जानकारी उस काल के लोगों द्वारा प्रयोग किए गए औजारों उपकरणों से मिलती है, को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है बेटा आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जिस काल से लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो एक काल जिस काल से कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, जिस काल की जानकारी उस काल के औजारों उपकरणों से मिलती है जो पत्थरों के होते थे, को अब प्रागैतिहासिक काल। दूसरा काल वह काल जिस काल से लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, को क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसमें बेटा किसको किसको हम लोग शामिल करेंगे? तो एक हड़प्पा सभ्यता और दो वैदिक काल। अब आप यहां पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि फिर वैदिक काल की लिपि तो हम लोग पढ़े हैं, वेद वगैरह हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं, तो फिर कैसे कि लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं गया है? तो बेटा यहां पर ध्यान देने वाली बात है, इसका कालखंड ध्यान से सुने, ठीक है? इसका कालखंड बेटा वैदिक काल का कालखंड अगर हम लोग जाकर के जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसका कालखंड है 1500 से 600 बीसी। तो देखें कि 1500 से 600 बीसी का समय इसी में आएगा क्या? तो अब यहां पर आपको यह समझने की जरूरत है कि इसमें वैदिक काल इसलिए नहीं शामिल है कि उसकी लिपि नहीं पढ़ी गई है, इसलिए शामिल है कि उसका कालखंड उसी के बीच आता है। ध्यान रखेंगे ये बात, ठीक है? तो बेटा एक काल जहां से लिखित साक्ष्य नहीं, दूसरा लिखित लेकिन अपठनी। अब तीसरा काल कौन सा है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल बेटा वह काल है जिस काल से लिखित साक्ष्य भी मिला हो और जिसे पढ़ा भी जा चुका हो, को क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो कब तक? तो बेटा अब जरा आज की जांच कर लें, क्या आज के जो साक्ष्य मिलते हैं लिखित, क्या उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं? तो जाहिर सी बात है कि ऐतिहासिक काल को हम अकॉर्डिंग सिलेबस अगर बेटा बात करें तो यूपीएससी का सिलेबस 64, नहीं तो अब तक। इसी के तहत बेटा आपके 3 पार्ट आते हैं। प्राचीन, जिसका समय देखें जहां खत्म हो रहा है, तो प्राचीन काल का बेटा समय क्या है? 600 बीसी से लेकर 712 एडी तक। तो कितने वर्षों का इतिहास है? 600 और 712। अभी आगे समझा रहे हैं, तारीख में आपको दिक्कत हो रही है। तो 600 इधर और 712 उधर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 7 1300 12 वर्ष। अगला बेटा कौन सा है? मध्यकाल। तो मध्यकाल का समय है 712 से औरंगजेब की मृत्यु 1707, और आधुनिक काल का समय 1707 से अकॉर्डिंग सिलेबस 1964, नहीं तो अब तक। तो ये आपका है इतिहास का विभाजन। अब इसी में बेटा अगला पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ है कि हमें यहां बीसी और एडी से बड़ी दिक्कत होती है।
कैलेंडर से बड़ी दिक्कत होती है। तो थोड़ा सा यहीं पर हम लोग कैलेंडर पर चर्चा करेंगे। आइए हम लोग अगला पॉइंट अगले पेज पे लेते हैं, कैलेंडर। तो बेटा कैलेंडर की अगर बात करें तो हम लोग बीसी, जिसे क्या कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। बेटा बिफोर मतलब क्या होता है, पहले। क्राइस्ट मतलब चर्च। खूब अच्छे से समझें, एकदम समझ में आएगा। बीसी जिसे हम क्या कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, जो बेटा कैसे चलता है, उल्टा। उल्टा चलता है। थोड़ा सा समझ दे, बहुत मजा आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। उल्टा चलता है बेटा। कैसे, जैसे 100, 99, 98, इस तरीके से। इसी को अब क्या कहते हैं आधुनिक में, बी सी ई। आप पूरा लिखिएगा, बिफोर कॉमन ईरा। बिफोर कॉमन ईरा। और क्या कहते हैं बीपी, बिफोर प्रेजेंट। तो बेटा अब इसी बीसी को बीसीई भी कहते हैं और बीपी भी कहते हैं। तो आप पूरा लिख लीजिएगा, बिफोर प्रेजेंट। तो एक हमें तारीखों में ये बड़ा परेशान करता है, बीसी लिखा है, फिर अगली तारीख एडी में लिखी है। तो कैसे दोनों में क्या अंतर है वही जानने के लिए हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं। अगला बेटा क्या होता है, एडी। इसे क्या कहते हैं, ईसा पूर्व। और इसे क्या कहते हैं, ईसवी। ये क्या है बेटा, अन्नो डोमिनिक। अन्नो डोमनी अर्थात ईसा के जन्म से प्रारंभ होने वाला वर्ष। ये बेटा कैसे चलता है, सीधे चलता है। कैसे चलता है, सीधे चलता है। जैसे 1, 2, 3, इस तरीके से। अब इसे एक चार्ट में हम लोग समझते हैं, आप भी बना लेंगे। ये है बेटा, अब ये मान लिया 0 या 1 है, और इसका ये साइड कौन सा है, लेफ्ट साइड, और ये कौन सा है, राइट साइड। लेफ्ट साइड है और राइट साइड। बहुत अच्छे से देखिए, आज के बाद कैलेंडर से कोई भी सवाल आएगा आप विद इन सेकंड हल करेंगे, ओरली जवाब आप दे पाएंगे। तो बेटा देखें कि इसमें मान लीजिए ये जो बेटा 0 या 1 है, माना यहीं पर आपका जन्म हुआ। माना 0 या 1 पर आपका क्या हुआ, जन्म। आप बेटा हैं कौन, आप हैं ईसा। आज से जब भी कैलेंडर आप पढ़ें तो बस अपने को ईसा मसीह बन करके देखिए, कोई भी तारीख आपको दिक्कत करेगी ही नहीं। आप कौन है बेटा, ईसा मसीह, और आप ही के द्वारा चर्च व्यवस्था की क्या की गई है, स्थापना। आपने ही चर्च व्यवस्था एकदम ईसा मसीह बन करके बैठे हैं आप सामने, ठीक है। आप ही ने चर्च व्यवस्था को क्या किया है, स्टेबल किया है, स्थापित किया है। अब बेटा अगर आप बताओ, जब आप नहीं रहे होंगे, अर्थात ईसा मसीह जब नहीं रहे होंगे, तो क्या चर्च रहा होगा, जाहिर सी बात है नहीं। तो इसका मतलब आपके जन्म के पूर्व को क्या कहते हैं, चर्च के पहले, ईसा पूर्व। इसका मतलब कि बेटा ये इधर अगर हम चलेंगे तो कैसे चलेंगे, -100,
200 माइनस 300 माइनस 400। इसी तरह से इधर तो प्लस चलेंगे कि माइनस, तो प्लस में होता है, प्लस लिखा नहीं जाता। 200 300 400, अभी क्या चल रहा है 2025। तो बेटा देखें कि आपके जन्म के पूर्व चर्च, जब आपने स्टेबल किया तो चर्च नहीं रहा होगा, तो आपके जन्म के पूर्व को बेटा क्या कहा जाता है? बिफोर क्राइस्ट, जब चर्च नहीं था। अर्थात आपके जन्म के पूर्व को बेटा क्या कहा गया? बीसी। जो कैसे चल रहा? उल्टा। देखें, उल्टा चल रहा है। इसी तरीके से जिस दिन आपका जन्म हुआ, आपका मतलब ईसा मसीह का, जिस दिन बेटा आपका जन्म हुआ उस दिन से एक नए कैलेंडर की क्या हुई? शुरुआत। जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन एक नए कैलेंडर की क्या हुई? शुरुआत। कौन से? ईसवी। तो बेटा आपके जन्म के बाद को क्या कहा जाएगा? ईसा के जन्म के प्रारंभ से, अर्थात इसे क्या कहा गया? एडी। तो बीसी और एडी। तो अब आपके साथ तारीख कैसे चल रही? सीधी चल रही, 100 200 300 400 ऐसे करके। इतनी बात अगर अब आपको पता है, तब एक उदाहरण से हम आपको पूरा कैलेंडर समझाएंगे। वो है बेटा, माना कि आपके बाबा जिसका जन्म कब हुआ? 383 बीसी में। इसी के बीच आएगा, आपके बाबा जिसका जन्म बेटा कब हुआ? 383 बीसी में हुआ। और ये बाबा बेटा अगर आज तक जिंदा होते तो ये बुढ़ऊ कै साल के होते? कैसे करेंगे? इसके लिए बस आपको याद रखना है, बीसी की तरफ हम u प्लस का फार्मूला और एडी की तरफ u माइनस का फार्मूला। ये दो बेटा बातें अगर याद है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसका उत्तर देने में। आइए देखते हैं। देखिए, 0 पर आपका जन्म हुआ, समय के साथ उम्र बढ़ेगी, 10 साल 20 साल 100 साल 200 साल, 2025 में आ गए आप। तो बेटा यहां 0 पर आपका जन्म हुआ, 2025 में आपकी उम्र कितनी हो गई? 2025 वर्ष। 2025 वर्ष। आपके बाबा आपसे बड़े हैं कि छोटे? तो जाहिर सी बात है बड़े हैं। तो इसके लिए फार्मूला बेटा हम क्या बनाएंगे? u प्लस बाबा, u प्लस बाबा। बिल्कुल सहजता से उत्तर आ गया। तो आपकी उम्र बेटा कितना है? 2025। और बाबा आपसे कितने साल बड़े हैं? 383 वर्ष। तो दोनों को जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वही बाबा की क्या हो जाएगी? उम्र हो जाएगी। बस केवल आपको ये देखना है कि आपके पहले कि आपके बाद। अगर आपसे पहले कोई जन्मा है तो आपसे बड़ा होगा, उसके लिए फार्मूला u प्लस अपनी उम्र में उसकी उम्र को जोड़ देंगे। अगर आपके बाद जन्मा है तो आपसे छोटा होगा, अपनी उम्र से उसकी उम्र को घटा देंगे, जैसे देखते हैं। अब मान लीजिए किसी का जन्म यही बेटा 383 एडी में हुआ होता, उसकी उम्र अगर आज बतानी होती तो क्या करते? तो बहुत आसान है, यहां क्या करते? u माइनस 383 अपनी उम्र में से उसकी उम्र को घटा देते, आ जाता 2025।
-383, जो आएगा वही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां से हम विद इन सेकंड, अब इसी को हम लोग थोड़ा सा डाटा में ले लेते हैं अगले पेज पर, आप लोग इसे देख लीजिएगा। तो बेटा इसी में कुछ कैलेंडर आप बना लें, जो सवाल बन के आए हैं और नहीं आए हैं, और वैसे भी जानना चाहिए हम लोग को। तो ये 0 या 1 हमने लिखा। अब लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो बेटा ये 3000 3000 3000 सॉरी 3102 है बेटा। 3102 में कल संवत लागू हुआ। कौन सा? कल संवत। कौन सा बेटा? कल संवत लागू हुआ, जो महाभारत युद्ध व राजा परीक्षित के जन्म से माना जाता है। तो महाभारत कली संवत कब? महाभारत के युद्ध से जुड़ा हुआ है और राजा परीक्षित के जन्म से माना जाता है। अगला है बेटा, अगला 3076 3076 सप्तर्षि संवत। सप्तर्षि संवत जिसे लौकिक संवत भी कहते हैं, जो बेटा कश्मीर क्षेत्र में प्रचलित है। ये कल संवत सप्तर्षि संवत कहां? ये कश्मीर क्षेत्र में प्रचलित है। अगला है बेटा 544 बुद्ध संवत। बुद्ध संवत, तो बुद्ध संवत जो श्रीलंका की गणना के अनुसार। अब अगर बेटा यहीं पर एक सवाल हम बताते चले, अगर अब आपसे कोई कहे कि इस समय कौन सा कल संवत चल रहा है, तो बहुत आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि बस यहां पर आप हैं, ये ध्यान रखें। अब देखिए कल संवत आपसे बड़ा है कि छोटा है, तो आपसे 3102 वर्ष बड़ा है और आपकी उम्र कितनी है? 2025 वर्ष। तो आसानी से 2025 प्लस 3102 कर देंगे, तो आपको आज कौन सी कल संवत चल रही मिल जाएगा। बिल्कुल आसान। इसी तरीके से हमने कहा सप्तर्षि संवत, तो आपसे कितने साल बड़ा है? 3076 u प्लस 3076 जो आएगा, u बराबर 2025। तो जो चल रहा, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। 544 बुद्ध संवत, तो इस समय कौन सी बुद्ध संवत चल रही है? u प्लस 544, 2025 प्लस 544। अगला है 527 महावीर संवत। महावीर संवत। अगला है बेटा 58 विक्रमी संवत। इस समय कौन सी चल रही है? u प्लस 58। अगला है बेटा 78, ध्यान दीजिएगा 78 कहां आ चुका है? आप लेफ्ट वाले से राइट में आ चुका है, आपसे छोटा। अब यहां से गिनती उलट जाएगी, तो आप यहां पर क्या कहेंगे? जो 78 में बेटा शक संवत लागू हुआ। कौन सा?
शक संवत लागू हुआ और 22 मार्च 1957 को भारत सरकार द्वारा इसे अपना राष्ट्रीय कैलेंडर। तो अगर आपसे कहा जाए कि इस समय कौन सा शक संवत चल रहा है, तो बेटा U-78, तुरंत विद इन सेकेंड आंसर 2025 -78। अगला है 249, 248 कलचुरी चेदी संवत। तो इसमें कौन सा कलचुरी चेद संवत चल रहा है? 2025, U-248 या 49। अगला है बेटा 319, 319, 320 गुप्त संवत। तो इस समय कौन सी गुप्त संवत चल रही है? 2025 -319 या 320। अगला है बेटा 606 हर्ष संवत। तो इस समय कौन सी हर्ष संवत चल रही है? U-606। अगला है बेटा 825, बीच में एक रह गया, 622 हिजरी संवत। पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ा हुआ, जब उनको मक्का से मदीना, जिसे हिजरी घटना के नाम से जाना जाता है, वहीं से ये लिया गया है शब्द। अगला है बेटा 825 कोल्लम संवत। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत जब से हुई, वहीं से इस कैलेंडर को माना जाता है। अगला है बेटा 1583 कहीं 84 इलाही संवत, अकबर द्वारा। और 1674 राज संवत, शिवाजी द्वारा। तो इतने सारे कैलेंडर आपके सामने हमने लिख दिए हैं, ठीक है, जो हमको बेसिकली पता होना चाहिए। अंतिम पॉइंट 5 मिनट का रह गया है, वो है इंटरनेशनल कैलेंडर, अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर। तो बेटा पोप 13, पोप 13, ग्रिगोरियन, जिनका नाम था, इनके द्वारा बेटा जो सौर वर्ष है, इसका शुद्ध रूप से गणना की गई, जिसके लिए इनके द्वारा लीप वर्ष, सब आप सबको पता होगा। तो हम सबको पता है कि जो हमारा वर्ष होता है, सूर्य की जो परिक्रमा एक वर्ष की होती है, वो 365 365.6 आवर, अर्थात 36514। इसलिए अब 6 घंटे की गणना कैसे किया जाए, इसीलिए ये व्यवस्था पाप ग्रिगोरियन ने किया, जिन्होंने लीप वर्ष का प्रावधान किया, और इसी के तहत हर चौथे वर्ष 6 घंटा जोड़कर फरवरी में एक दिन बढ़ा दिया जाता है। और फरवरी
28 से 29 दिन की हो जाती है, इसी को लीप वर्ष। और इस तरीके से आप कह सकते हैं, चूंकि ये व्यवस्था इनके द्वारा किया गया, इसीलिए इन्हीं के नाम पर इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में जाना जाता है, लाया गया, जो वर्तमान दुनिया में अधिकांश क्षेत्रों में प्रचलन में है। तो बेटा आज का जो टॉपिक था, आज के जो मुद्दे थे, यहीं तक थे। यहाँ से बेसिक हिस्ट्री के सारी टॉपिक्स पॉइंट्स कंप्लीट हुए। मैं समझता हूँ कि जिस उद्देश्य से ये सीरीज हमने लाई थी कि अब आपको इतिहास कोई कहीं से भी पढ़ाए, आप उसको समझ पाएंगे, आप उस पर अपना तर्क बना पाएंगे। तो इस तरीके से बस आज हम लोग की क्लास यहीं पर विराम लेगी, और कल हम लोग अगले चैप्टर प्रागैतिहासिक काल से लाइव आपके सामने रहेंगे। लेकिन फिर वही बात हम आपको बता रहे हैं कि थोड़ी सी दिक्कत तकनीकी में, इसीलिए आज लाइव नहीं हो पाया। तो बेटा आप लोग, जो आपका काम मैंने दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जैसे बच्चों को जोड़ते रहें, और हमारा जो अपना लक्ष्य है, या जो हम आपके लिए कहते आ रहे हैं, उस बात को आगे बढ़ाते रहें। तो बस आज इतना ही। गुड नाइट।